गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए का मतलब क्या है? देखिए, प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि एक वायरस है जिसको हम कोविड-19 या कोरोना वायरस बोल रहे हैं। ये वायरस तहलका मचा रखा है दुनिया में। तो उसका कारण क्या है? मेडिसिन क्यों नहीं बन रही है, या बनेगी तो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगी? कारण क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इस धरती पे जितने भी लिविंग सिस्टम पाए जाते हैं, जितने भी सजीव जगत के प्राणी हैं, यानी जो सजीव है जिसको हम लिविंग बॉडी बोलते हैं, उन सभी में डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। बट वायरस एक ऐसा, हम जीव तो नहीं बोल सकते, उसको कुजीव बोलेंगे। वायरस एक ऐसा कुजीव है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसी कारण से ये जो वायरस हैं वो क्या है? अपनी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अपनी फॉर्म में? फॉर्म का मतलब है अपनी स्ट्रक्चर, अपनी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज कर सकते हैं। कारण क्या है? देखो, डीएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा वो इतना इजीली चेंज नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे रीजन है, म्यूटेशन है, और भी कुछ अबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न होती है आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, बिफोर बर्थ, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में। बट जनरली जो डीएनए के अंदर जो डीएनए है आपका आनुवांशिक पदार्थ, वो स्टेबल मटेरियल है, एक स्थायी जो द्रव्य है वो है। बट आरएनए स्थायी नहीं है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम जानेंगे कि जो डीएनए की केमिकल कंपोजिशन होती है वो हमारे अंदर किस प्रकार की होती है, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो जो वायरस है उनके अंदर तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये एक अपवाद है किसका? कि अगर हम एक सेंटेंस बोलें कि सभी धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो हम एक अपवाद के रूप में कौन बताएंगे? किसका एग्जाम्पल बताएंगे? वायरस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो वायरस है उसके अंदर आपका डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। जनरली जो आरएनए कंटेनिंग वायरस हैं वो एनिमल वायरस भी हो सकते हैं और प्लांट वायरस भी हो सकते हैं। तो देखिए, हम जनरली बात करेंगे सिर्फ डीएनए के बारे में, ठीक है? आरएनए या वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता आरएनए और डीएनए में, बहुत ही छोटा सा फर्क होता है, और वो फर्क ही क्या कर सकता है? अपने को और किसी और ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकता है। तो जो डीएनए है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि ये डीएनए की फुल फॉर्म है। डीएनए का पूरा नाम, डी फॉर डीऑक्सी है ना, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये नाम है, इसको क्यों दिया गया? देखो, छोटी क्लासों में आता है कि डीएनए की कुछ प्रॉपर्टी बताइए, डीएनए की प्रकृति के बारे में बताइए, या डीएनए का छोटा क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए की पीएच कितनी हो सकती है, या कंपटीशन एग्जाम में बात करें तो डीएनए की प्रवृत्ति क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, किस प्रकार का होता है डीएनए। तो वहाँ पे इस प्रकार से एसिड वगैरह नहीं लिखा होता है। नहीं तो देखो, नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या होगा? एसिडिक प्रवृत्ति का होगा, एसिडिक पीएच का होगा, ठीक है? तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल की प्रवृत्ति है वो एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन है वो किस प्रकार की होती है? देखिए, जो डीएनए है वो सबसे पहले, अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो फ्रेडरिक मिक्सर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। जो WBC हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर खोजा था। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंट होते रहे, डिफरेंट टाइप के जो इन्वेंशन है वो होते रहे, डिफरेंट टाइप की जो खोज है वो होती रही, आविष्कार होते रहे, और उनमें पाया कि जैसे आपका वाटसन और क्रिक मॉडल है जो कि एक फेमस मॉडल है, और जिस मॉडल के थ्रू आज हम जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न जो जेनेटिक्स है या मोलिकुलर बायोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंस है उसकी, उस मॉडल की, और उसी मॉडल की बदौलत हम डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए की, या डीएनए की पूरी जो डिफाइन स्ट्रक्चर है उसको समझ पाए।
तो जो डीएनए है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी प्रत्येक सेल के अंदर होता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे हेयर में भी डीएनए है, आपकी आँखों की सेल में भी डीएनए है, स्किन की सेल में भी डीएनए है, कहीं की बात करो, हार्ट, किडनी, लीवर, कुछ भी बात करो, जो लाइव सेल है उसके अंदर क्या है, डीएनए है। तो प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए आया कहाँ से, तो देखिए डीएनए होता है, अगर हम बात करें कोशिका की, तो ये मान लो कोशिका है, और कोशिका का न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और इन गुणसूत्र, जो ये गुणसूत्रीय संरचना है कोशिका की, ये गुणसूत्रीय संरचना इस प्रकार की, अगर हम बाहर इसको रिप्रेजेंट करें, इस प्रकार से गुणसूत्र होता है। और इस गुणसूत्र पे आपने देखा होगा इस प्रकार से एक क्रोमेटिन मटेरियल, इस प्रकार से एक क्रोमेटिन, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है वो क्या होता है, वो बना होता है, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन का मतलब होता है धागा, धागे नुमा जो संरचना होती है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है वो डीएनए प्लस स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र के अंदर हमारा जो डीएनए है वो पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई अपना जो डीएनए है वो कहाँ पे अरेंज है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिका है, कोई भी कोशिका है, उसका जो केंद्रक है, उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरे हुए जो गुणसूत्रीय फॉर्म है या गुणसूत्रीय जो रूप है, उसके फॉर्म में आपका डीएनए है वो पाया जाता है, या उस गुणसूत्र के अंदर आपका जो डीएनए है वो पाया जाता है। डीएनए पे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। डीएनए पे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। और ये जेनेटिक कोड हैं वो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो नाक है वो अपने पापा के जैसी दिख रही है, हमारी जो आंखें हैं वो मम्मी की जैसी दिख रही हैं, या हमारी जो लेंथ है वो हमारे नाना नानी जितना है, या अपना जो भी फॉर्म है वो आपके परिवार या फैमिली से रिलेटेड है। दैट मीन्स उसका कारण क्या है, इस डीएनए पे उपस्थित जो जेनेटिक कोड है वही कारण है उसका। ये जेनेटिक कोड क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जेनेटिक कोड क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वही प्रोटीन क्या करती है, अपनी पूरी पूरी जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं, पूरी पूरी जो बॉडी है उसको बनाए हुए हैं, पूरी पूरी बॉडी है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको बनाए हुए हैं। तो ये प्रोटीन है वो प्रोटीन की तरह काम कर सकती है या एंजाइम की तरह काम कर सकती है। तो आप सभी जानते हो भली भांति कि ये एंजाइम है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं। तो पूरा पूरा जो जेनेटिक कोड है वो हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी बॉडी कैसी है, लाइक एज हमारे पेरेंट्स जैसी है। तो पूरी सिमिलर, एकदम से सेम नहीं है, हमारे पेरेंट्स जैसे हम सेम नहीं दिखते, बट थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। और वो सिमिलरिटी किसकी वजह से है, वो है जेनेटिक कोड की वजह से। और ये जेनेटिक कोड कहाँ मौजूद होते हैं, डीएनए पे मौजूद होते हैं। अच्छा, इस डीएनए में ऐसा क्या है या जेनेटिक कोड में ऐसा क्या है जो कि इस प्रकार से हमें अपना बनाते हैं, पूरा पूरा जो बॉडी है उसको फॉर्म करते हैं, या पूरा पूरा जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली ऑन इसके बारे में, पढ़ेंगे कि इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। तो देखिए, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। देखिए, जो डीएनए है उसको हम डीऑक्सी कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, देखो इसको क्यों कहते हैं ऐसा, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका कारण ये है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उस कारण से इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बाकी एक जो आपका जो नाइट्रोजन बेसेज है, जो इसको यूरेसिल बोलते हैं, उसकी भी दोनों में डिफरेंस, जो भिन्नता है वो पाई जाती है। डीएनए में थाइमिन होता है और जो आपका आरएनए उसमें यूरेसिल होता है। बाकी स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है पूरी सेम होती है, आरएनए और डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर सेम होती है। बस फर्क कितना है, एक तो इसका डीऑक्सी का, यहाँ डीऑक्सी नहीं है, और दूसरा यूरेसिल इधर थाइमिन है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यूरेसिल थाइमिन क्या होते हैं, हम फर्दर जो डिस्कशन करेंगे उसमें आप सारी बातें हैं आपके क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में है आरएनए और डीएनए में। अब देखिए,
जो डीएनए है उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखो डीएनए है वो 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। डीएनए है वो 3 प्रकार के, राइबोज, नाइट्रोजन बेसेज और फॉस्फेट, या हम इसको बोल सकते हैं फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड या अपन बोल सकते हैं इसको फॉस्फेट, ये एक ही बात है, ठीक है। फॉस्फेट लिख देते हैं। अब देखिए ये 3 कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके आपका जो डीएनए है वो बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉस्फेट है हम बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो फॉस्फेट की वजह से वो क्या है, एसिड बना हुआ है। नाइट्रोजन बेसेस क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे एडेनिन है, थाइमीन है, आपका ग्वानिन है, ठीक है, साइटोसिन है, ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन बेसेस है। राइबो शुगर कौन सी है, इसीलिए तो इसको राइबो बोला जाता है। तो राइबो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है। आरएनए के अंदर सिर्फ राइबो शुगर होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। तो डीऑक्सी राइबो शुगर है वो किस प्रकार की होती है, अब उसकी स्ट्रक्चर देखें पहले, उसके बाद नाइट्रोजन बेसेस, उसके बाद फॉस्फेट देखते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो पूरा जो नाम है उसमें डीऑक्सी राइबोज है, उसकी स्ट्रक्चर जनरली इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये है आपकी डीऑक्सी राइबोज जो स्ट्रक्चर है वो। देखिए स्टूडेंट्स, जो राइबोज है वो कितने कार्बन कंटेनिंग है। देखिए एक कार्बन हो गया यहाँ, एक कार्बन एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 कार्बन की है ये, 5 कार्बन की संरचना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटोज बोलेंगे। 5 कार्बन की संरचना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटोज बोलेंगे। डीऑक्सी जो राइबोज है, डीऑक्सी का मतलब क्या है, देखो राइबोज का तो मतलब समझ में आ गया कि ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है, ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। ऐसी शुगर आपके आरएनए में मौजूद होती है। अब हम बात करें कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज कैसी होती है। तो अगर हम यहाँ डीऑक्सी लगाते हैं, इसके आगे यहाँ डीऑक्सी लगाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, डीऑक्सी का मतलब है 2 नंबर जो कार्बन है, 2 प्राइम 2 प्राइम जो कार्बन है उस पे ऑक्सीजन है वो अब्सेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बन गई आपकी डीऑक्सी राइबोज। स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है यही इस प्रकृति में बहुत बड़ा चेंजेस है वो लेके आई। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अगर ऑक्सीजन हो तो वो आरएनए की शुगर हो गई, और अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं हो तो वो डीऑक्सी राइबोज हो गई, डीएनए की शुगर हो गई। देखो यही है जो डीएनए और आरएनए को बहुत बड़ा चेंजेस है वो लेके आती है। देखो आरएनए है उसमें अगर यहाँ ऑक्सीजन होगा तो वो अपना चेंजेस कर लेता है। आरएनए है वो एज ए एंजाइम की तरह भी बिहेवियर करता है, क्योंकि उसकी ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, तीनों पोजीशन है वो रुक जाती है, बाकी ये पोजीशन है वो फ्री रहती है। तो OH है फंक्शनल ग्रुप है, किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। इसलिए आरएनए है वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन डीएनए है उसमें ये पोजीशन और इस पोजीशन, 3 पोजीशन पे OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये तीनों पोजीशन पे बाइंड अप रहता है। तो इसमें देखो बाकी ये पोजीशन बची, तो इस पोजीशन पे OH नहीं है, खाली OH है। तो H खाली H होने की वजह से ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए डीएनए क्या है, स्टेबल है। इसीलिए डीएनए की मोर स्टेबिलिटी है कंपैरिजन टू आरएनए, और इसी कारण से हमारे अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम बोलें कि आदमी, तो आदमी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सर आएगा, आँखें आएंगी, ऐसे आ जाएगा। भालू का नाम सुनते ही आपको भालू की पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें वायरस, तो वायरस की जो स्ट्रक्चर वो चेंज होती रहती है। अपनी जो कंपैरिजन करें उनके पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती है। अपनी जो उनकी जो कॉलोनी वगैरह कैप्सिड वगैरह बनते हैं तो उनसे जो उनकी प्रोजेनी बनती है वो चेंजेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकती है। तो उनमें क्या है, अनस्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, वो अस्थायी है वो, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए क्या है अपना, वो है स्थायी मटेरियल है, और स्थायी मटेरियल होने की वजह से ही आदमी के जैसा दिखाई देता है, शेर की जगह जैसा दिखाई देता है, आम का पेड़ आम के पेड़ के जैसा दिखाई देता है। आम के पेड़ से जो गुठली बनेगी, आम के पेड़ से जो सीड बनेगा, या अमरूद के पेड़ से जो सीड बनेगा,
जो भी बनेगा, नीम के पेड़ से सीड बनेगा वो नीम को ही प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, कंजर्व टाइप का है, पूरा पूरा क्या है, स्थायित्व के रूप में है या स्थायी रूप में है वो, ठीक है। तो वो किस कारण से, इस फंक्शनल ग्रुप के कारण से, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप होता अगर डीएनए में, तो डीएनए की स्ट्रक्चर बदलते बदलते टाइम नहीं लगता, और अगर बदलता डीएनए तो क्या होता कि हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता। जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, किसी भी जीव में चेंज होता है, दैट मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है आगे आने वाली वो भी आपको चेंज होके देखने को मिलेगी, चेंज हुई भी देखने को मिलेगी। तो यही कारण है कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबो शुगर है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई राइबो शुगर की। अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेसेज की, तो नाइट्रोजन बेसेज हैं वो क्या होते हैं, देखो ये समझ में आ गया। नाइट्रोजन बेसेज को देखते हैं। पूरा मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, ये था अपना शुगर, ओके, ये था शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन थे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे हम, पेंटो शुगर भी बोल सकते हैं। इसको राइबो शुगर के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, पेंटो शुगर भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, हेक्सोज होता है, हेक्सोज। वैसे ही हम पेंटोज को राइबोज ही बोल सकते हैं और पेंटोज ही बोल सकते हैं। पेंटोज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 5 कार्बन है, और राइबोज इसका जो ओरिजिनल नेम है वो राइबोज हो गया, ठीक है। वैसे ही ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज इसका ओरिजिनल नेम है, और इसको अगर कार्बन के बेसिस पे अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो वो क्या हो गया, हेक्सोज शुगर हो गया, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया इसका एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन मैंने बताया था नाइट्रोजन बेसेज। तो नाइट्रोजन बेसेज क्या होते हैं, देखो नाइट्रोजन बेसेज 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पीरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पीरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन, प्यूरिन है वो 2 प्रकार से अपन को डीएनए में देखने को मिलता है। और जो पीरीमिडीन है वो कितने प्रकार का होता है, जनरली साइटोसिन, आपका थायमिन, और अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, थायमिन। इस प्रकार से टोटली देखें तो 5 प्रकार के, और अगर हम डीएनए की बात करें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेज हैं वो पाए जाते हैं। 4 प्रकार के आपके आरएनए में होंगे और 4 प्रकार के आपके डीएनए में नाइट्रोजन बेसेज हैं वो पाए जाएंगे। अब देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी बात करें तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। आप बुक्स के अंदर देखते हो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा सा लेंथी टाइप में लगता है, या थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है आपको कि इस प्रकार से कैसे स्ट्रक्चर बना पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रट लेते हैं इसको, रटने से क्या होता है वो 1-2 दिन याद रहती है उसके बाद भूल जाते हैं। तो बहुत ही ईजी सी स्ट्रक्चर इनकी। प्यूरिन की बात करें, देखो अगर ऐसे याद नहीं रहता ना आपको तो जनरल से इसकी ट्रिक यही है कि प्यूरिन है नाम छोटा है, पिरीमिडीन है नाम बड़ा है। तो जिसका नाम छोटा होगा वो क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर बड़ी होगी, और जिसका नाम बड़ा होगा उसकी स्ट्रक्चर छोटी होगी। तो प्यूरिन है तो प्यूरिन का नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर कितनी होगी, बड़ी होगी। बड़ी स्ट्रक्चर का मतलब ये है इसकी स्ट्रक्चर देखो, एक तो होगी आपकी बेंजीन वाले और एक होगी इमिडाजोल स्ट्रक्चर, एक होगी इमिडाजोल, ये जो साथ में है इसको बोलते हैं इमिडाजोल स्ट्रक्चर। अब देखिए जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये पूरी इसकी किसकी स्ट्रक्चर है, आपके जो प्यूरिन है उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये पोजीशन, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इस प्रकार से जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम है उनका जो अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। तो अब देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म में भी अगर आपकी नज़र काम कर रही है तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और फिर ये कार्बन, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब आपको पता है कि कार्बन है
वो चार तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, चार तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड उससे जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन है वो 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसकी वैलेंसी है वो। तो अगर हम बात करें यहाँ कार्बन की, तो इनकी वैलेंसी पूरी कर देंगे तो वो प्यूरिन बन जाएगा। तो कैसे, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो अपन यहाँ एक H लगा दिया, ठीक है, तो कार्बन 3 तरीके से जुड़ गया। अब ये नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ गया, तो 2 बॉन्ड, ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। नाइट्रोजन के भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो अब अगर हम यहाँ पे H लगा दें तो कितने हो गए कार्बन के साथ, और यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा दिया तो कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, नाइट्रोजन की कंप्लीट हो गई। अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो कार्बन इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गई आपकी प्यूरिन की। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है कि अल्टरनेटिव फॉर्म में इसको अरेंज कर दो, उसके बाद नॉर्मल बेंजीन स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। और बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ एक इमिडाजोल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी थोड़ी सी चेंजेस है इसके कोने में, बाकी जो कार्बन और नाइट्रोजन वो अल्टरनेट फॉर्म में रख दो और उसके बाद इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी प्यूरिन की। अब पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर तो और ही आसान है, क्योंकि इसकी एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हो गई आपकी पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर, बस। तो इस प्रकार से हम जो नाइट्रोजन बेसेज है उनकी स्ट्रक्चर आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आधी वाली वो यहाँ पे अरेंज कर दी। तो पिरिमिडिन बड़ा नाम है तो इसकी छोटी स्ट्रक्चर होगी, प्यूरिन छोटा नाम है तो बड़ी स्ट्रक्चर होगी, ऐसे याद कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको जो फंडामेंटली अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे लगा दिया कार्बन, ये हो गया, ये हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर, समझ गए। अब हमें बनाना है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। बहुत ही ईजी है। अगर हम यहाँ पे NH2 जोड़ देते हैं तो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बन गई आपकी एडेनिन। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी एडेनिन। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, आपकी एडेनिन की स्ट्रक्चर बन गई। अगर ये NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप, यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, अगर ये NH2 ग्रुप है यहाँ पर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है कि बुक्स के अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई हुई है, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की। तो ये मानिए कि ये बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार की संरचना वो बन जाएगी, समझ गए। तो अब एडेनिन है, ठीक है। तो देखिए इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या हो गया, 2 अमीनो, ठीक है, 6 ऑक्सी, आपका क्या हो गया, प्यूरिन हो गया। ये तो हो गया आपका ग्वानिन। ये क्या हो गया, ग्वानिन। पहले बनाया था वो क्या था, एडेनिन। ये क्या हो गया, ग्वानिन, ग्वानिन हो गया, ठीक है। एडेनिन का क्या होगा, एडेनिन का होगा 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। ये तो हो गया एडेनिन और ग्वानिन की बात। अब अगर हम बात करें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल की, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ इस एन से स्टार्ट की थी, यहाँ इस एन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो संरचना है वो किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले हम साइटोसिन को लेते हैं। तो साइटोसिन में यहाँ NH2 और यहाँ OH आ जाएगा। और मान लो कहीं पे स्ट्रक्चर ऐसी दिखे आपको इस प्रकार से, जनरली ऐसे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये बन गया आपका साइटोसिन, जिसको हम 4 अमीनो 6 ऑक्सी पिरिमिडिन बोल सकते हैं, आपका पिरिमिडिन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें थायमिन की, तो थायमिन की स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है। कैसे, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे OH लगाना है
और यहाँ पे CH3 लगाना है, बस बन गया ये। क्या बन गया आपका? थायमीन बन गया। और अगर आपको और ऐसी स्ट्रक्चर ना देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड O, बात एक ही है, यहाँ पे H देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका थायमीन। मतलब क्या हो गया? 4,6 ऑक्सो आपका थायमीन। बात करें यूरेसिल की, तो यूरेसिल में क्या होगा? ये जो मिथाइल ग्रुप है वो नहीं होगा। यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर किसकी है? यूरेसिल की है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये स्ट्रक्चर है वो बना सकते हो। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। बहुत ही आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से बनाओगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी एग्जाम में और आप इसको सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था नाइट्रोजन बेसेज जिसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। नंबर का है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट किस प्रकार से अरेंज रहता है? तो वो होता है H3PO4 फॉर्म में। ठीक है, कैसे? ये फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये OH, ये OH और ये OH। इस प्रकार से आपके 3 तो H और 4 ऑक्सीजन, ये 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉस्फेट है वो अरेंज रहता है डीएनए में। इसका जो ये पोर्शन है वो आपके जो ये राइबोस शुगर है, इसका जो ये रीजन है 5 नंबर का, इस प्रकार से अरेंज रहता है। तो ये रीजन है वो तो फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, ये रीजन है वो नाइट्रोजन बेसेस के साथ जुड़ेगा और जुड़ के क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बना देगा। और ये न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे? डीएनए की हेलिक्स बना देंगे। इस प्रकार की डीएनए क्या बना देंगे? हेलिक्स बना देंगे। ये हो गया 3 प्राइम, एक हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। 3 प्राइम है तो क्या है 3 प्राइम पे? देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 3 प्राइम पे क्या होगा? OH ग्रुप। देखो 3 प्राइम पे OH ग्रुप है। 5 प्राइम पे क्या होगा? आपका फॉस्फोरिक एसिड है। देखो फॉस्फोरिक एसिड है 5 प्राइम पे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्राइम पे OH ग्रुप, 5 प्राइम पे फॉस्फोरिक एसिड, 5 प्राइम पे OH होता है, सॉरी फॉस्फेट होता है, यहाँ 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है। तो ऐसे आपको 5 नंबर 5 लिखा हुआ ऐसे लिखता है, स्ट्रक्चर में देखा हुआ मिलता है और यहाँ पे OH लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से समझ में आई स्ट्रक्चर क्यों लिखा होता है ये? तो इस प्रकार से संरचना है उसके आधार पे ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना आज का टॉपिक डीएनए, कि डीएनए कैसा होता है, किस प्रकार से अरेंज रहता है, कौन कौन सी इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोज़, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ तो, और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।